हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल में। आज मैं फिर से इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण या बिहार जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने जनवरी में किया था, वो जो फर्स्ट फेज के बाद जो दूसरा फेज जो आना है, जो आर्थिक गणना भी हम इसको कह लें, तो कहता है बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण प्रबंधन प्रणाली मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। यानी ये जो काम जो अब हर दूसरे चरण का है वो कम्प्लीटली डिजिटल रूप से करना है, या मोबाइल ऐप के माध्यम से और वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तो उसका कुछ नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है, मैं समझा कि आप सबों के साथ शेयर भी किया जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। कहता है इसमें इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य कहता है एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप बिजागा को विकसित करना है, जो गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट किया जाएगा। बिजागा का मतलब है बिहार, BI से बिहार, जे से जाति आधारित और GA से गन्ना, यानी बिहार जाति आधारित गन्ना को ही शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। बिजागा को विकसित करना है जो गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट किया जाएगा। अभी तक ये ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, यानी कि जो 15 अप्रैल से जो शुरू होना है सर्वेक्षण, उससे पहले जो ट्रेनिंग है, और आज से ट्रेनिंग भी शुरू हो रहे हैं बहुत सारे चार्ज स्तर पर, यानी कि अपर समाहर्ता का जो अधिकारी हैं उनका जो दूसरे चरण का जो प्रशिक्षण है वो भी प्रारंभ है। जस्ट इसके बाद जो है परगना को पर्यवेक्षक का भी जो प्रशिक्षण है द्वितीय चरण का, वो प्रारंभ किया जाएगा। फिर कहता है उक्त ऐप से परगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा बिहार जाति आधारित पोर्टल पर सीधे गन्ना या उपगन्ना ब्लॉक से एकत्रित किया जाना है। इसमें है कि जो हम लोगों ने प्रथम चरण में जो डेटा बना करके दिए थे, वो जो कॉलम नंबर 2 जो था, परिवार की संख्या, मकान संख्या, गृह संख्या, ये जो देना था, उसका सारा डेटा जो होगा वो इस मोबाइल ऐप पे उपलब्ध होगा। जैसे ही हम अपना गन्ना क्षेत्र और उपगन्ना ब्लॉक हम डालेंगे तो परिवारों की जो संख्या है वो शुरू से दिखना शुरू हो जाएंगे। कहता है ऐप एवं पोर्टल की प्रमुख विशेषता। कहता है एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मोबाइल हैंडसेट के साथ ऐप की बाइंडिंग की जाएगी, यानी अब जिस हैंडसेट में आप उसको चला रहे हैं तो उससे वो बाइंडिंग कर दिया जाएगा। यानी कि जिस मोबाइल में उसको बाइंडिंग किया जाएगा, यानी कि उस मोबाइल के साथ वो बाइंड होगा, और ये मोबाइल का पूरा डेटा, यानी कि मोबाइल का पूरा जो सिस्टम है उसको वो कैप्चर के रखेगी। आप जब उसको अगर दूसरे जगह लॉगिन करेंगे तो आपसे वो कुछ एडिशनल पासवर्ड पूछेगा, यानी वो वेरीफाई करेगा कि आप ही हैं या कोई आपका कहीं ये अकाउंट को फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो कह रहा है आंकड़े की आसान प्रविष्टि की सुविधाएं होंगी। स्क्रीनशॉट प्रतिबंधित किया गया, यानी इस ऐप के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। फिर कहता है ऑफलाइन फॉर्म में भी काम करता है, यानी कहता है कि अगर आपके पास नेट की सुविधा नहीं है तभी ये ऐप काम करेगा। आप पहले क्या करेंगे कि ऐप को जो एंट्री करना है ऐप में उसको एंट्री कर लेंगे, और वहाँ पर जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी आएगी वहाँ पर आने के बाद उसको आप सर्वर से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये सुविधाएं होंगी। फिर कहता है ऑफलाइन फॉर्म में भी काम करता है, मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहता है। यानी कि नेटवर्क में, मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा हो या ना हो, ये मोबाइल में जो डेटा है वो अपलोड हो जाएगी, और जैसे ही नेटवर्क आती है तो आप उसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। फिर कहता है ऑफलाइन आंकड़ों की ऑटो सिंकिंग या लॉग आउट होने पर स्वतः सिंकिंग है। यानी कि ऑफलाइन आंकड़ों की ऑटो सिंकिंग, यानी उसमें सिंक्रोनाइज का जो ऑप्शन होगा वो दो तरह के होंगे, या तो आप ऑटो सेट कर सकते हैं या फिर आप लॉग आउट होने पर स्वतः। यानी ऑटो का मतलब हुआ कि उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होगा, कि यानी कि खुद ऐप जो है वो कुछ कुछ समय के बाद वो ऑटो सिंक्रोनाइज करेगी, यानी जो आपने डेटा उसमें अपलोड किया है वो सर्वर को पहुँचाते रहेगी। या फिर आप उसमें अगर लॉग आउट करेंगे तो वो तो जितना डेटा आपने जमा किया था वो ऑटो यानी कि स्वतः सिंक हो जाएंगे। फिर इधर कहता है वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल जो होंगे वो परगणक और पर्यवेक्षक के लिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि होंगे, क्योंकि वेब पोर्टल जो होंगे वो चार्ज अधिकारी के लिए SDM एवं DM द्वारा जाति सर्वेक्षण आंकड़ों की समीक्षा और संपुष्टि की व्यवस्था होगी वेब पोर्टल पर, और प्रत्येक स्तर पर डैशबोर्ड देखने की व्यवस्था होगी। MIS रिपोर्ट निकालने की व्यवस्था, यानी कि MIS रिपोर्ट निकालने की व्यवस्था होगी। यहाँ कहता है
जाति सर्वेक्षण समिति, यहाँ के प्रत्येक स्तर पर डैशबोर्ड देखने की, यानी कि जितने भी चार्ज अधिकारी लेवल के होंगे वो जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे और किसी का भी अगर देखना होगा कोई परगना का कोई पर्यवेक्षक का क्या प्रोग्रेस है, तो यहाँ से वो आसानी से प्रत्येक स्तर पर डैशबोर्ड देखने की, यानी कि किस तरह से काम हो रहा है, किस परगना ने कितना काम किया, वहाँ से बैठे बैठे वो ऑफिस से देख सकते हैं। फिर कहता है लोकेशन विवरणी और ऐप तथा पोर्टल के उपयोगकर्ता। कहता है लोकेशन विवरणी में होगा जिला होगा, प्रखंड या नगर निकाय का नाम होगा, पंचायत होगा, वार्ड होगा, गन्ना ब्लॉक और उप गन्ना ब्लॉक, इतना आपको उसमें डालेंगे। फिर इधर कहता है भूमिकाएं, उपयोगकर्ता या मास्टर, मोबाइल ऐप परगणक पर्यवेक्षक के लिए होगा, वेब पोर्टल जो होगा चार्ज अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी के लिए होगा। यानी स्थिति यहाँ पे ये साफ हो गई है कि जो मोबाइल ऐप होंगे वो परगणक और पर्यवेक्षक के लिए होंगे, और वेब पोर्टल जो होंगे वो चार्ज अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी और जिला अधिकारी के लिए होंगे। तो हम सबको यानी परगणक और पर्यवेक्षक को मोबाइल ऐप से ही काम करना होगा। उसके बाद है देखिए किसी व्यक्ति की एक से अधिक स्थान पर एंट्री या जांच, ये बहुत ही वीवीआई है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है किसी व्यक्ति की एक से अधिक स्थानों पर एंट्री की जांच, यानी कि एक ही व्यक्ति हो और वो दो जगह रहता हो और दोनों जगह अगर अपना नाम एंट्री करवा लिया हो, परगणक तो नए होते हैं या उनको पता नहीं होगा, वो बोला कि हमारा घर यहीं पे, हमको एंट्री कर दी, जब दूसरे क्षेत्र में जब दूसरे परगणक गए तो उनसे भी उन्होंने नाम एंट्री करवा लिया, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं। कहता है परिवार से संबंधित कॉलम में यदि किसी व्यक्ति की 2 बार गणना प्रविष्टि की जाएगी तो ऐप में उसी समय उसकी जांच हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? किसी भी व्यक्ति की गणना प्रविष्टि पूरे बिहार में एक से अधिक स्थानों पर की गई हो तो उसकी जांच की व्यवस्था है। कहता है जांच का आधार, जांच कैसे होगा, तो व्यक्ति का नाम, पिता पति का नाम और स्वेच्छा से दिए गए आधार संख्या के आधार पर हो सकेगा। यानी यहाँ कहता है स्वेच्छा से दिए गए आधार, देखिए यहाँ कहाँ कहता है स्वेच्छा से दिए गए आधार संख्या के आधार पर हो सकेगा, लेकिन आप इसको मानिए कि स्वेच्छा से नहीं, आपको हर हाल में आधार लेना होगा। ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा आधिकारिक लेवल पर, यानी कि स्वेच्छा यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आपको आधार लेना ही होगा। कहता है 2 स्थानों पर किसी समान व्यक्ति के आंकड़े में से बाद वाला आंकड़ा विवादित माना जाएगा और उसकी जांच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। यानी कि हम अगर एक जगह से 2 जगह नाम अपना डलवा लिए तो सबसे पहले नंबर वाला डेटा को वैध माना जाएगा और दूसरे जगह वाला को गलत माना जाएगा, और फिर वो पर्यवेक्षकीय स्तर पर वो जांच होगी और उसके बाद डेटा का डिलीशन किया जाएगा। कहता है देखिए ये पोर्टल का भूमिका है। पोर्टल पे कौन कौन जाएंगे? पोर्टल आपको बता दें cbs.bihar.gov.in, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये पोर्टल आपका खुलेगा। चार्ज अधिकारी, एसडीएम और डीएम के लिए लॉगिन की व्यवस्था है पोर्टल पे। इसमें कहता है हेल्प डेस्क है, फैक्ट है, निर्देश पुस्तिका है, इतना तरह के जो पोर्टल पे सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उसके बाद है लॉगिन करें, तो वेब पोर्टल पे इस तरह का है। तो कहता है चार्ज अधिकारी, एसडीएम और डीएम के लिए लॉगिन रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर और पासवर्ड से की जाएगी। पासवर्ड भूल जाने पर ओटीपी प्राप्त किया जा सकेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करके और फिर से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये है वेब पोर्टल के लिए। अब हम आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की ओर। वेब पोर्टल का डैशबोर्ड होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाएगा नंबर ऑफ इन्यूमरेटर, जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से ये सारा आपका डेटा डैशबोर्ड पे दिखाई देगा, है ना। परगणक की संख्या और सूची, पर्यवेक्षक की संख्या और सूची, चार्ज अधिकारी, एसडीएम, डीएम का विवरण, सभी आंकड़े स्वतः अपडेट होते रहेंगे। यानी जैसे जैसे यहाँ मोबाइल ऐप से आप अपलोड करते जाएंगे, सिंक्रोनाइज करते जाएंगे, ये वेब पोर्टल पर ऑटोमेटिक ये डेटा जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ ऑटो अपडेशन की सिस्टम लगाई गई है। फिर कहता है यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। अभी हम लोगों को यानी कि पर्यवेक्षक और परगणक को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है इसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन कहता है स्क्रीन और सुविधाएं, यानी मोबाइल एप्लीकेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका इंटरफेस कैसा होगा, तो चलिए हम देखते हैं। कहता है रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जाएगा। यानी कि प्रथम चरण के पहले प्रशिक्षण के समय सभी परगणकों और पर्यवेक्षकों का
विवरण लिया गया था जिसमें नाम, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, ये सारे लिए गए थे। तो इसमें कहता है कि जो मोबाइल नंबर आप दिए थे उसमें एक आईडी और पासवर्ड का एक मैसेज भी आया है। मैं स्क्रीन इसमें डाल के दिखा दूंगा आपको कि किस तरह का आया था, आप देख लेंगे। रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जाएगा। पासवर्ड भूलने पर उसे पुनः ओटीपी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन। अगर पासवर्ड नहीं अगर भूल गए होंगे तो यहाँ नीचे देख रहे हैं ये फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी जब वेरीफाई करेंगे तो आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर परगणक का होम, देखिए जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आपके जो मोबाइल पे एप्लीकेशन में इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुलेगा। कहता है ऐड कास्ट सर्वे डेटा पर टच करने पर प्रथम चरण के परिवार एकत्रित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए गए परिवारों की सूची खुल जाएगी। यहाँ देखिए ऐड कास्ट सर्वे, जब यहाँ आप क्लिक करेंगे इस पर तो कहता है कि ये जो प्रथम चरण में आपने जो दिया था वो सारा खुल जाएगा, जहाँ से परिवारवार सर्वेक्षण आंकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी। परिवारवार प्रविष्टि किए गए आंकड़े सर्वे लिस्ट में उपलब्ध रहेगी। यानी कि जो हम लोग प्रथम चरण में ऐसे दिए थे कि क्रम संख्या 1, भवन संख्या 1, मकान संख्या 1, परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के सदस्यों का संख्या, है ना, ये हम लोग दिए थे। तो वो जो परिवार के सदस्यों की संख्या यानी कि 5 था, तो अगर घिरी मकान संख्या 1 में परिवार की संख्या 5 है तो आप पांचों सदस्यों का वो विवरण आपका आर्थिक गणना का लेना है कि ये 5 सदस्य में इनकी उम्र क्या है, इनकी आयु, इनकी जो जेंडर है वो क्या है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी इस तरह के 17 कॉलम हैं वो भरना है। कहता है अब उसके बाद यहाँ ये देखिए, यहाँ पे कहता है परिवारों की सूची में से किसी भी परिवार में आंकड़े की प्रविष्टि की जा सकती है, यानी कि कोई भी परिवार में किया जा सकता है ना। यहाँ देखिए 1 है, 2 है, ऐसे करके है मकान संख्या में। कहता है परिवार पर टच करने से परिवार का विस्तृत आंकड़ा संकलन पृष्ठ जो गणना प्रपत्र के अनुरूप है उसमें आंकड़े को भरा जाएगा। इसको देखें, इस तरह से आप देखते चले जाएंगे, इस तरह से भरने का ऑप्शन है। कहता है प्रपत्र संख्या मैनुअल भी भरा जा सकता है या प्रपत्र पर उपलब्ध बार कोड को स्कैन कर स्वतः भरा जा सकता है। परिवार का राज्य अंकित किया जाना है यदि वह अन्य राज्य का निवासी हो, यानी कोई ऐसा आदमी हो जो अन्य राज्य का निवासी हो और यहाँ आके रहता हो, फिलहाल में बहुत जल्दी माइग्रेट किया हो, तो उसका राज्य को देना है। अन्यथा बिहार जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपको इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल बिहार में ही कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहे हैं। तो ये आपको पोर्टल पे बिहार जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। परिवार मकान में रह रहा है या नहीं, हम इसके आगे चर्चा करते हैं। इस तरह के होंगे, सीरियल नंबर हो गया, इसमें फैमिली क्या देखिए, रिलीजन क्या है, टेम्पररी माइग्रेंट स्टेटस क्या है, यानी कि कहीं दूसरी जगह से तो नहीं रह के आए हैं। फिर कहता है कैप्चर कंप्यूटर या लैपटॉप है कि नहीं है, मोटर व्हीकल है कि नहीं है। ये जो डाउनवर्ड एरो देख रहे हैं, इसको इस तरह का डाउनवर्ड एरो जब इसमें आप खोले, इसको जब क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन आ जाएगा यस नो का। या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है देखिए, कहता है यहाँ रहता हो। अभी हम बता रहे थे कि कोई परिवार के सदस्य यहाँ रहता हो कि नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जो हो प्रथम चरण के गणना में आदमी था, लेकिन द्वितीय चरण आते आते उसकी मृत्यु हो गई, तो हम यहाँ पे जब ऑप्शन देंगे तो वहाँ पे रहेगा अगर रहता हो तो 1 लिखेंगे, नहीं रहता हो तो 2 लिखेंगे, मृत्यु हो गई 3 लिखेंगे। इस तरह की इसमें डाउनवर्ड एरो जब खोलेंगे तो कोडिंग दिखाई देगा। फिर यहाँ कहता है सदस्य का पूरा नाम, पिता का नाम, परिवार के प्रधान के संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि सहित कुल 17 प्रश्नों का विकल्प की प्रविष्टि की जाएगी। परिवार का जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या जो सदस्य अब वहां नहीं रहता, उसका चुनाव करने पर उनके आंकड़े नहीं भरने होंगे। यानी कि कोई सदस्य की मृत्यु हो गई, जैसे ही आप लिखेंगे कि सदस्य का स्टेटस क्या है, वो मृत्यु हो गई, तो जैसे ही मृत्यु करेंगे तो जितने भी कॉलम्स देख रहे हैं वो हाईलाइटेड खत्म हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर कहता है परिवार के कुल सदस्य, सर्वेक्षित परिवार के सदस्यों की सूची इस तरह से आप देखते चलेंगे इसमें ऐप में, या पीडीएफ आप देख भी लेंगे। फिर कहता है परगणक की स्वघोषणा, है ना। परिवार के सभी सदस्यों की एंट्री किए गए आंकड़ों को सबमिट किया जाना है। परिवार के भीतर जोड़े गए डुप्लीकेट परिवार के सदस्यों के लिए डुप्लीकेशन अलर्ट, यानी कि डुप्लीकेट आप अगर करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक ही परिवार का 2 बार आप कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा।
फिर कहता है यहाँ ध्यान देने की बात है, एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते हैं या उन्हें हटा दें। कहता है कि एक बार आप जब यस कंफर्म कर देते हैं डेटा को यहाँ पे सबमिट नाउ, तो क्या होगा कि अब आप उसमें छेड़छाड़ यानी कि किसी तरह का सुधार एडिट आप नहीं कर सकते हैं। तो सबमिट करने से पहले इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट का, है ना। इसमें एक ऑप्शन है किस चीज़ का, ड्राफ्ट का। तो हम आपको दिखाते हैं ड्राफ्ट, DR ड्राफ्ट का ऑप्शन है। आप ड्राफ्ट के माध्यम से आप इसमें ये कर सकते हैं कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा को अभी हमको फाइनल नहीं करना है, ड्राफ्ट में आप करके रखेंगे। जब भी उसमें कुछ छेड़छाड़ करना हो, कुछ सुधारना हो, तो आप ड्राफ्ट में कर लेंगे। यानी कि ड्राफ्ट में डेटा रखने का मतलब ये हो कि अभी वो फाइनल सबमिशन उसका नहीं हुआ है, उसमें कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन या चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर कहता है ड्राफ्ट, इसमें परिवार के वैसे भरे गए आंकड़े एकत्रित होंगे जो सबमिट नहीं किए गए, अभी हम बात कर रहे थे। फिर कहता है नोट फील्ड, इसमें वैसे परिवारों की सूची रहेगी जो अभी भरे नहीं गए हैं, है ना। यानी कि ऐसा है कि मान लिया हम गृह संख्या में 1 में गए, उसमें 5 सदस्य थे, पाँचों का मैंने डेटा एकत्रित कर लिया और उसको हम ड्राफ्ट में सेव कर दिए। यहाँ देखिए, यहाँ ड्राफ्ट है, यहाँ हम ड्राफ्ट में इसको सेव करके रखेंगे डेटा को। हो सकता है कि कभी कभी कुछ गलती भरा जाता है तो उसको हम ड्राफ्ट में सेव करके रखेंगे। और कुछ जो होगा, अभी हम किसी घर पे हम नहीं गए हैं तो नोट फील्ड वाले जो ऑप्शन होंगे वो नोट फील्ड में रहेंगे। यानी कि हम इसको अभी इन परिवारों की जो डेटा है वो हमने अभी एकत्रित नहीं किया है, तो ड्राफ्ट में रहेगा। जब लगेगा कि हाँ ये डेटा मेरा सही है, तब हम इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, वो सरकार के पोर्टल पे चला जाएगा। कहता है सबमिटेड, इसमें वैसे परिवारों की सूची रहेगी जिससे भर कर सबमिट कर दिया गया है। यहाँ देखिए सबमिटेड, है ना। कहता है टोटल, इसमें तीनों का जोड़ रहेगा जो संक्षिप्त मकान सूची में डाला गया था, टोटल। फिर कहता है आंकड़ा दर्ज करने, अद्यतन करने, देखने के लिए परिवार का चयन किया जाएगा। यानी कि इतने तरह का ड्राफ्ट है, नोट फील्ड, सबमिटेड और टोटल। यानी कि ड्राफ्ट में है कि यानी कि आपने डेटा ले लिया है लेकिन अभी फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है। नोट फील्ड यानी आपने अभी दूसरे चरण के सर्वेक्षण के लिए उस परिवार के घर पे आपने विजिट नहीं किया है। सबमिटेड मतलब है कि आपने कोई परिवार के घर पे गया, उनका सारा डेटा लेने के बाद आपने उसको सबमिट भी कर दिया है ना। इस तरह के अपडेट ये इंटरफेस रहेंगे मोबाइल एप्लीकेशन का। कहता है डी डुप्लीकेशन की सर्वर पर जांच, एक बार जब प्रगणक मोबाइल ऐप पर आंकड़े अपलोड कर देता है और डेटा सर्वर पर आ जाता है तो डी डुप्लीकेशन की जांच बैक एंड ऐप पर सर्वर पर रात के समय ध्वनियात्मक मिलान के आधार पर चलती है, जिसमें निम्न आंकड़ों का मिलान किया जाएगा: परिवार के सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, जाति, आधार संख्या। ऊपर देखिए आधार संख्या आ गया। अभी ऊपर में हम बता रहे थे कि ये स्वेच्छा से लेना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। यानी जितने भी परिवार होंगे उनका आधार नंबर आप ज़रूर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे बहुत रात को कुछ और सुबह को कुछ बातें देखने को मिलेंगी। रात को ये बातें मिलेंगी कि आधार जो है वो स्वेच्छा से है, और सुबह देखेंगे आपका आधिकारिक तौर पर, चार्ज आधिकारिक लेवल पर ये एक लेटर इशू होगा कि आपको हर व्यक्ति का आधार नंबर डालना है। तो ऐसे गलती नहीं कीजिएगा, जो कुछ भी होगा वो एकदम लेना ही पड़ेगा जितने भी। कहता है उपरोक्त आंकड़ों का मिलान होने पर सर्वर उस व्यक्ति को संभावित डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित करेगा। डीडुप्लीकेशन लॉजिक चलने के बाद ही पर्यवेक्षक के मोबाइल पर आंकड़े जांच हेतु उपलब्ध होंगे। पर्यवेक्षक के पास प्रत्येक परिवार के सदस्य का रिकॉर्ड, समीक्षा और संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा, भले ही बैकएंड सर्वर ने उसे डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया हो या नहीं किया हो। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको यहाँ पे देखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको ये जो है ना, इसको हम लोग देखेंगे। कहता है डी डुप्लीकेशन लॉजिक चलने के बाद ही पर्यवेक्षक को मोबाइल पर आंकड़े जांच हेतु उपलब्ध रहेंगे। यानी डी डुप्लीकेशन जो इसका जो लॉजिक है वो चलेगा, लेकिन पर्यवेक्षक के पास ये एक अधिकार होगा कि पर्यवेक्षक के पास प्रत्येक परिवार के सदस्य के रिकॉर्ड को समीक्षा और संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा। यानी कि पर्यवेक्षक उस चीज़ को देखेगा कि या ये सही है गलत है, तो उसको देखने का पूर्ण अधिकार होगा, भले ही बैकएंड में सर्वर ने इसे डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया हो या नहीं हो।
यानी देखिए जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, वेब पोर्टल होते हैं, वो एक एल्गोरिदम पे काम करते हैं। उनको ज़रा सा भी डेटा अगर थोड़ा सा मैचिंग दिखाई देगा तो वो डुप्लीकेशन के लिए वो इंगित करना शुरू कर देगा। लेकिन ये पर्यवेक्षक के पास ये अधिकार होगा कि उस परिवार के सदस्यों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, यानी उसको कैसे समीक्षा और संशोधित करने का जो प्रावधान है वो पूरा पर्यवेक्षक के पास होगा। फिर कहता है पर्यवेक्षक के पास बैकएंड में सर्वर द्वारा डुप्लीकेट होने के संदेह वाले परिवार के सदस्य का नाम अलग रंग में दिखेगा, है ना, डबलिंग जो होगा वो अलग रंग में दिखेगा। अब देखिए यहाँ से पर्यवेक्षक का होम, ये पर्यवेक्षकों के लिए है। पर्यवेक्षक के अधीन कार्यरत परगणकों की सूची देखेगी। किसी परगणक के नाम पर टच करने पर उनके द्वारा सबमिट किए गए परिवारों के आंकड़े खुल जाएंगे। देखिए ये हैं नमस्ते अजय कुमार, ये पर्यवेक्षक हैं और इनके अंडर में 1 2 3 4 जो है वो परगणक काम कर रहे हैं। कहता टोटल फैमिली काउंट 126, टोटल फैमिली काउंट 73, टोटल फैमिली काउंट 72, यानी इस तरह से परगणकों का है। यानी जिस पे आप क्लिक करेंगे उनका पूरा डेटा दिखाई देगा। ये पर्यवेक्षक के लिए था। पर्यवेक्षक सूची से परिवार का पता लगाएं। कहता है रिव्यू के अधीन प्रत्येक परगणक को सबमिट किए गए आंकड़े रहेंगे। सबमिटेड के अधीन पर्यवेक्षक द्वारा जांच ले बाद सबमिट किए हुए आंकड़े रहेंगे। यानी कि जितने तरह के हैं यहाँ पे ये डेटा आपको दिखाई देंगे। ये सारा पर्यवेक्षक का है तो आप लोग देख लेंगे। कहता है प्रथम चरण के बाद परिवार में जन्म लिए बच्चे या उसके बाद शादी के बाद परिवार में आई नव विवाहिता का नाम पर्यवेक्षक द्वारा जोड़ने का प्रावधान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अब इसकी बात करते हैं। देखिए प्रथम चरण में 2 तरह के केस थे, यानी कि प्रथम चरण के डेटा के बाद द्वितीय चरण में 2 तरह के केस स्टडी आएंगे आपके साथ। एक ये केस स्टडी आएंगे कि कोई परिवार प्रथम चरण में थे लेकिन द्वितीय चरण के समय उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, कोई बच्चा जो है वो प्रथम चरण में नहीं था लेकिन द्वितीय चरण के समय में उन्हें जन्म ले लिया। और तीसरा यह है कि कोई आदमी जो था वो अविवाहित था लेकिन इतने दिन के ड्यूरेशन में उन्होंने शादी कर ली। अब शादी के उपरांत जाहिर सी बात है कि उनकी जो विवाहिता पत्नी होंगी वो इसके घर में रहना, यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी शादी होने की स्थिति में, और मृत्यु होने की स्थिति में वो घटेगा, है ना। और कोई बच्चा अगर नया जन्म लिया हो तो उसका जो है नेम जो है वो ऐड होगा। तो ये 2-3 तरह की केस स्टडी सामने आ सकती हैं। तो कहता है कि प्रथम चरण के बाद परिवार में जन्म लिए बच्चे या उसके बाद की शादी के बाद परिवार में आई नव विवाहिता का नाम पर्यवेक्षक द्वारा जोड़ने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी बढ़ेगा कि कोई लड़की ऐसी है जो बिहार ही की होगी, कोई दूसरे जिला की होगी, किसी दूसरे प्रखंड की होगी, तो प्रथम चरण में उसका जो है वो गणना उसके मायके में हुआ हो और द्वितीय चरण में उसका गणना उसके ससुराल में हो, तो यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ होगा। तो वो फिर जब डालेंगे तो पर्यवेक्षक उसको संशोधित करके उसका ऑप्शन दिया जाएगा। कहते हैं पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आंकड़े हरे रंग के बॉर्डर में दिखेगा। जो पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, वो ग्रीन रंग का दिखेगा। परगणक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों को जांच के उपरांत संशोधित करने का प्रावधान है। परिवार के सदस्य को जीवित, मृत या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित करने का प्रावधान है। यानी कि जो लड़की की शादी किसी दूसरे जिला में, किसी दूसरे प्रखंड में हो गया हो, तो वहाँ का पर्यवेक्षक जो है वो उस लड़की के नाम का जो नेम आएगा ऐप में उसको ट्रांसफ़र कर देगा कि यानी कि ये यहाँ से वहाँ चले गए हैं, और यहाँ जो है वो पर्यवेक्षक जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि एक आदमी का 2 बार गणना होने से बच जाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा आंकड़े की समीक्षा पुष्टि के उपरांत अगले परिवार के आंकड़ों को भी इसी प्रकार समीक्षा या संशोधित पुष्टि की जाएगी। ये पूरा अब कहता है वंस यू सबमिट यू कैन नॉट ऐड, एडिट और डिलीट, यानी कि एक बार आप अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप इसमें कहता है यू कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, यानी आप इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है पर्यवेक्षक द्वारा स्वघोषणा को बॉक्स में मार्क किया जाएगा, उस परिवार के आंकड़े को सबमिट किया जाएगा। सबमिट दबाने पर कंफर्मेशन का अलर्ट आएगा, ये कंफर्मेशन का अलर्ट है यहाँ पे देखिए। और पर्यवेक्षक द्वारा यदि कंफर्म किया जाएगा तो आंकड़ा सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे है सबमिट नाउ, जब यहाँ पे सबमिट नाउ करेंगे तो ये कंफर्मेशन का पॉपअप खुल के आ जाएगा।
परिदृश्य परिवार यदि अब नहीं रहता हो। यदि प्रथम चरण में किसी परिवार का सर्वेक्षण किया गया परंतु वर्तमान में अब परिवार वहां नहीं रहता है, परगणक को क्या परिवार रहता है में नहीं को सिलेक्ट करना है। इसके बाद परिवार का कोई आंकड़ा नहीं भरना है और रिव्यू एंड सबमिट को सिलेक्ट करना है। यहाँ कहता है क्या परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे और नो करके बस सबमिट कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यानी परिवार के किसी तरह का कोई डिटेल भरना नहीं होगा। यानी ऐसा हुआ कि प्रथम चरण में कोई परिवार रह रहे थे, उनका हमने गणना किया, लेकिन हुआ ये कि वो दूसरे चरण आते आते वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे राज्य में चले गए, है ना। तो अब जब हम उसके डोर पे गए, घर पे गए, तो वहाँ से हमारी जानकारी पता चली कि वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ से वो माइग्रेट कर गए हैं। तो बस वहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट में करना है क्या परिवार रहता है, तो उसमें नो करेंगे और सबमिट कर देंगे, उसका डेटा फाइनल हो जाएगा। कहता है परिदृश्य परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थानांतरित होना। यदि परिवार में किसी सदस्य का प्रथम चरण के बाद मृत्यु हो गई तो परगणक को व्यक्ति का अधिवास स्थिति फील्ड में जीवित नहीं है सेलेक्ट करना होगा। यहाँ देखिए, है ना, अधिवास स्थिति सेलेक्ट, यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, जीवित नहीं है, तो इसको भर देंगे, सेलेक्ट करना होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य अब नहीं रहता है या प्रथम चरण में अधिक संख्या लिखवा दिया गया हो तो परिवार के उस सदस्य के लिए परगणक को व्यक्ति के अधिवास की स्थिति क्षेत्र में यहाँ नहीं रहते हैं को सेलेक्ट करना होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें कहने का ये मतलब है कि जैसे हम प्रथम चरण में जब गए थे तो कुछ परिवार ऐसे थे जिनको लिखाना था, यानी हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने ये कहा कि हमारे बेटे का शादी होने वाला है तो बहू का अभी लिखा दें। हमने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, जब वो आ जाएंगे तो द्वितीय चरण में इसका प्रावधान है, उसका हम ऐड कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग खुराफाती दिमाग के होते हैं, तो कुछ ऐसे किए भी होंगे कि हमारी बहू के बेटे की शादी होने वाली है, 2 बेटे की, तो 2 संख्या आएगी, परिवार में 5 सदस्य थे तो उन्होंने 7 लिखा दिया। लेकिन किसी कारणवश उसके बेटे की शादी इस ड्यूरेशन में नहीं हुई, तो आपने तो परिवार की संख्या लिखाया था 7 सदस्यों की संख्या, लेकिन आपके पास एक्चुअल सदस्यों की संख्या जो है वो 5 ही है। तो 2 परिवार को आपको लिखना होगा कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, ये सेलेक्ट करना होगा, ये है ना, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है परिवार के सदस्य का जन्म या स्थानांतरण। देखिए, यदि परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है या कोई नवविवाहिता आई हो तो पर्यवेक्षक द्वारा उसका नाम जोड़ने के लिए सदस्य जोड़े फील्ड का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ कहता है ये देखिए इस तरह का नाम जोड़कर मोबाइल ऐप के सभी फील्ड को भरना होगा। पर्यवेक्षक द्वारा जोड़े गए नाम चार्ज अधिकारी को अलग रंग में दिखेगा। यानी कि यहाँ पे ऐड मेंबर का जो ऑप्शन है आप इसमें ऐड करके भी उसको जोड़ सकते हैं। यानी कि ये तो ऑप्शन है, कोई बच्चा जन्म ले लिया या किसकी शादी हो गई तो उसके घर में नवविवाहिता जो आई उसका नाम, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा में ऐड मेंबर का हो। किसी घर में आप गए और वहाँ पे 2 आदमियों की 2 मर्दों की शादी हुई तो 2 विवाहिता जो आएंगी उनका आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। या किसी घर में 2 या एक से अधिक बच्चे का जन्म हुआ तो आप उसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिर कहता है पर्यवेक्षक डी डुप्लीकेट। यदि किसी व्यक्ति का आंकड़ा पहले बिहार के किसी गणना ब्लॉक में अपलोड हुआ है और फिर दोबारा कहीं अपलोड हो तो उसे संभावित डुप्लीकेट के रूप में वह नाम पर्यवेक्षक को दिखेगा। डेटा पहले कहाँ जोड़ा गया इसका विवरण देखने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। पर्यवेक्षक द्वारा जांचने के उपरांत डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने का विकल्प होगा। डुप्लीकेट नहीं पाए जाने पर उसे स्वीकार करने का भी विकल्प होगा। यानी कि हम अगर सरघाटी से हैं और हम पहले गया में भी करा लिए हैं और सरघाटी में भी, तो पहले कहाँ डेटा अपलोड हुआ है उसका ऑप्शन जो है वो सरघाटी में वाले परगणक के पास दिखेगा। यानी जिसका डेटा पहले सर्वर पे अपलोड होगा उसको माना जाएगा ओरिजिनल, और जहाँ का डेटा बाद में अपलोड होगा उसको माना जाएगा डुप्लीकेट। तो ये परगणक के पास ये अधिकार होगा कि उसको स्वीकार करने के लिए या उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो ये देख लेंगे। कहता है पर्यवेक्षक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों की संपुष्टि चार्ज अधिकारी द्वारा। यानी इसमें सिस्टम बनाया गया है कि अगर परगणक जो डेटा सबमिट करेंगे वो परगणक उसको वेरीफाई करेंगे और परगणक जो डेटा को वेरीफाई करेंगे वो चार्ज अधिकारी पे वेरीफाई होगा। कहता है सबमिट किए गए आंकड़े चार्ज अधिकारी की जांच संशोधन समीक्षा के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। चार्ज अधिकारी लोकेशन फिल्टर में अपने चार्ज के किसी स्थान परिवार व्यक्ति का आंकड़ा देख सकते हैं। सर्च करने का भी सुविधा है। सर्वेक्षक आंकड़ों की संक्षिप्त सूची भी देख सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन होगा। परिवार सूची चार्ज अधिकारी कहता है परिवार की सूची को देखने संशोधित संपुष्ट करने की सुविधा। प्रत्येक परिवार के लिए वर्क फ्लो की स्थिति संपुष्ट करने के लिए परिवार का चयन करने के लिए बाएं तरफ चेक बॉक्स की सुविधा है ना। यहाँ पे चेक बॉक्स का सुविधा है। चयनित
परिवारों की संपुष्टि के लिए रिव्यू बटन की सुविधा है। प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देखने की सुविधा है। इस तरह के डेटा होंगे, सेव करने की सुविधा रहेंगे। ये चार्ज अधिकारी का है, चलेंगे अभी देखते हैं। ये एसडीएम लेवल के लिए हो गया, ये वो भी देख सकते हैं। प्रत्येक परिवार के लिए वर्क फ्लो की स्थिति क्या है, कैसा काम चल रहा है, वो भी देखने को मिलेंगे। फिर ये एसडीएम लेवल का है, अभी चलते हैं। परिगणक का तो हमने बता दिया, पर्यवेक्षक का बता दिया, ये आप पढ़ लेंगे। कहता है पूरे चार्ज गणना उपगणना कुछ परिवारों का आंकड़ा जिला अधिकारी को सबमिट कर सकते हैं। उन आंकड़ों को सबमिट करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त किया जाएगा और ओटीपी को इंटर करके आंकड़े सबमिट किए जाएंगे। एक बार आंकड़े फाइनल सबमिट हो जाने पर अनुमंडल अधिकारी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आप परिगणक है, आप सबमिट कर देते हैं तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर पर्यवेक्षक करते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे अधिकारी के रैंक के ऊपर बढ़ते जाएंगे उनके हाथ से वो डेटा निकलता जाएगा, उसमें किसी तरह का सुधार नहीं होगा। ये देख लें। अब ये डीएम लेवल की बात है, वहाँ भी आप वो देख सकते हैं। इतिहास के आइकन पर क्लिक करके जिला अधिकारी उनको सबमिट किए गए आंकड़ों का इतिहास देख सकते हैं कि किसने क्या संशोधन किया, जोड़ा है। संपुष्ट किए गए आंकड़ों को सेव करने की सुविधा है। ये हो गया, धन्यवाद। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरे चरण का जो वर्क है बिहार जाति आधारित गणना का, ये बहुत ही क्रिटिकल है। आप जितने भी हमारे परिगणक साथी हैं, पर्यवेक्षक साथी हैं, वो इसकी संपूर्ण प्रशिक्षण लेंगे। सब प्रशिक्षण के उपरांत ही आप काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इसमें ऐसा सिस्टम है कि वंस यू सबमिट यू कैन नॉट चेंज एट ऑल। यानी कि आप एक बार डेटा को सबमिट कर देते हैं तो फिर इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन, सुधार, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये आग्रह होगा हमारे परिगणक साथियों, पर्यवेक्षक साथियों, कि आप जितने भी प्रशिक्षण जो दिए जाएंगे उसको भली भांति लेंगे। और कुछ आपके ऐसे साथी होंगे जिनसे भी आप प्रशिक्षण के उपरांत के बाद आप इसकी जो कार्य प्रणालियाँ उसको अच्छे से सीखेंगे और सीखने के बाद ही आप कोई काम करेंगे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो आगामी जो द्वितीय चरण का जो कार्य है उसके बारे में आपने कुछ सीखा, और कुछ आप एक दो बार और वीडियो को देख लेंगे तो इससे कुछ आसान हो जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन आता है तो जो उसमें ट्रायल के जो माध्यम है, यानी कि जब एप्लीकेशन आ जाएगा और द्वितीय चरण जो होंगे तो उसमें ट्रायल कराई जाएगी। 5 परिवार का जो डेटा है उसको डाल करके आपको ट्रायल के माध्यम से सिखाया जाएगा कि किस तरह से हमको करना है। तो चलिए, हम इसी की आशा के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे YouTube पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों।